हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। टुडे विल बी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स ऑफ 18 अगस्त 2020 एंड फ्रेंड्स, ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर पीपल टू दिस सेशन। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन होता है जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जो है बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठिए क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है, न्यूज़ काफ़ी हैं। तो चलिए फोकस के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज़ इज महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है क्रिकेट जगत के लिए और जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। Right-handed batsman and wicket-keeper Mahendra Singh Dhoni is one of the highest run scorers in one-day internationals. Dhoni has scored more than 10,000 runs in this format. तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं धोनी और वो विकेट कीपर भी रह चुके हैं और ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक है। इस फॉर्मेट में उन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। India won 2007 ICC T20 World Cup, 2010 and 2016 Asia Cups, 2011 ICC Cricket World Cup and ICC in 2013 Champions Trophy. सो बेसिकली जो कैप्टनसी थी महेंद्र सिंह धोनी की, उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने 2007 का ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2010 और 16 का एशिया कप जीता था, 2011 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। आफ्टर धोनी रिटायर्ड, सुरेश रैना हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड हिज एग्जिट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो धोनी के संन्यास लेने के बाद ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना इज द फर्स्ट इंडियन टू स्लैम हंड्रेड्स इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। तो सुरेश रैना क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे 2 मेजर प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया है तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उनके क्या रिकॉर्ड्स रहे। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से जो है बैट्समैन थे जिन्होंने पहले इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 स्कोर किया ऑन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश रैना हो जाएगा क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, so here is the image for Mahendra Singh Dhoni and Suresh Raina, you all know. Let's see a question. Which of the following Indian cricketers have announced their retirement from international cricket? निम्नलिखित में से किन भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार। You have to select the correct answer using the codes given below. नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 3 and 4 only। तो आपको बताना है इनमें से किस किस क्रिकेटर ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरी इजी, 1 and 3, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। द ट्राइकलर वॉज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर इन न्यूयॉर्क ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस जो इस बार 2020 में भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसी के अवसर पर न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क रणधीर जायसवाल होइस्टेड द इंडियन फ्लैग। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने टाइम स्क्वायर पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के विशेष अवसर पर दौरान जो है भारतीय ध्वज को फहराया। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑर्गेनाइज द इवेंट। तो यह कार्यक्रम किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडियन एसोसिएशन के संघ द्वारा आयोजित किया गया था और इस इवेंट में मोर देन 200 इंडियन अमेरिकन्स पार्टिसिपेटेड। तो 200 से अधिक जो भारतीय अमेरिका हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स नो समथिंग अबाउट टाइम्स स्क्वायर। सो इट इज़ अ मेजर कमर्शियल इंटरसेक्शन, tourist destination and entertainment center in the Midtown Manhattan section of the New York City। तो ये न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन खंड में एक प्रमुख व्यावसायिक चौराहा, पर्यटन स्थल और मनोरंजन केंद्र है। टाइम स्क्वायर इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड। टाइम स्क्वायर दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक
आकर्षणों में से एक है। इट वॉज फॉर्मली नोन एज लॉन्ग केयर स्क्वायर बट वॉज रीनेम्ड टाइम्स स्क्वायर इन 1904 आफ्टर द न्यूयॉर्क टाइम्स मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर्स ओवर हेयर। पूर्व में इसे लॉन्ग केयर स्क्वायर के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1904 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा अपना मुख्यालय यहाँ स्थानांतरित करने के बाद इसे द टाइम्स स्क्वायर कहा जाने लगा। तो यहाँ पे दो आपको पॉइंट यहाँ पे समझ में आने चाहिए कि जो याद करने वाली चीज़ है कि टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर लोकेटेड है। पहला तो वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, दूसरा कि उसको पहले किस नाम से जानते थे, उसको लॉन्ग केयर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता था। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन द ईयर 2020 इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। वर्ष 2020 में भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग वॉज होइस्टेड एट न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय ध्वज फहराया गया था। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं और इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बताइए, बहुत ईजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। क्योंकि पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इस वर्ष जो है वो 74वां स्वतंत्रता दिवस भारत ने मनाया है। इट वॉज द 74th इंडिपेंडेंस डे। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज इन मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल बनाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर इजाई नियर नोनी, अ टाउन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर। पुल का जो निर्माण है वो मणिपुर के पश्चिमी भाग में एक शहर नोनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। तो नदी जो है, जो रिवर है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवर पे इस पुल को बनाया जा रहा है, इजाई नदी पर। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पायर पिलर ऑफ द ब्रिज विल बी 141 मीटर। तो पुल के जो सबसे लंबा घाट स्तंभ होगा उसकी ऊंचाई जो है वो 141 मीटर होगी। ठीक है, और ये जो हाइट है ये एक्सीड कर रही है करंट रिकॉर्ड जो है अभी 139 मीटर ऑफ माला रिजेका वायडक्ट मॉन्टेनिग्रो इन यूरोप। तो अभी जो यूरोप का एक पुल है जिसका नाम माला रिजेका वायडक्ट है, जो मॉन्टेनिग्रो में है, तो उसकी जो लंबाई है 139 मीटर्स की है उस टॉलेस्ट पिलर की। लेकिन जो भारत बना रहा है जो टॉलेस्ट पिलर, उसकी हाइट जो होगी वो 141 मीटर होगी। द ब्रिज इज लोकेटेड इन मरंगचियांग विलेज इन द नोनी डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये पुल है ये नोनी जिले के मारचिंग गांव में स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। और ये जो पुल है इसका जो कंप्लीशन है, जो इसका काम है वो मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो खर्चा आएगा, जो अनुमानित लागत है उसमें 280 करोड़ रुपए की आएगी। तो 280 करोड़ रुपीज इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ब्रिज। मूविंग फॉरवर्ड, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द जिरीबम तुपुल इम्फाल न्यू बीजी लाइन प्रोजेक्ट। तो पुल का जो निर्माण है वो जिरीबम तुपुल इम्फाल नई बीजी लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। तो जिरीबम तुपुल इम्फाल न्यू ब्रॉडगेज लाइन प्रोजेक्ट जो है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का प्रोजेक्ट है और इसमें टोटल 45 टनल्स जो हैं वो बनने हैं। ठीक है, तो कितने टनल्स यहाँ पर बनने हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? टोटल 45 टनल्स जो हैं बनने हैं। टनल नंबर 12 इज द लॉन्गेस्ट विद द लेंथ ऑफ 10.280 किलोमीटर। तो जो सबसे लंबी सुरंग है 12 संख्या की, उसकी जो लंबाई है वो 10.28 किलोमीटर की है। टनल नंबर 12 विल बी द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो टनल नंबर जो 12 है ये उत्तर पूर्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी। टॉकिंग अबाउट मणिपुर, इट इज लोकेटेड, पहली बात इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो नागालैंड इज लोकेटेड इन इट्स नॉर्थ, मिजोरम इज लोकेटेड टू इट्स साउथ वेस्ट, असम इज लोकेटेड टू इट्स वेस्ट एंड म्यांमार इज लोकेटेड टू इट्स साउथ एंड ईस्ट। तो अगर हम स्टेट्स में बात करें तो मणिपुर अपना जो बॉर्डर है वो नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ शेयर करता है। और कंट्री की बात करें तो ये म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसकी जो कैपिटल है वो इम्फाल है। जो गवर्नर है यहाँ पे वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। और जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? एन
Biren Singh है. So the governor is Najma Heptullah over here and the chief minister is N. Biren Singh. Its capital is Imphal and it shares its location with the you can say it shares its border with Nagaland, Mizoram, Assam and Myanmar. Let's see the next news. Infrastructure was developed by NTPC at the Rihan project for increased use of fly ash. NTPC द्वारा fly ash के बढ़ते उपयोग के लिए रिहंद परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया. Recently, NTPC has developed rail infrastructure at the Rihan project of Uttar Pradesh to make fly ash available in bulk to cement plants at cheaper rates. तो अभी जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना से जो राख होती है, जो फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश क्या होता है, एक तरह की राख होती है जो पाउडर्ड कोल को जलाने से या फिर कोई और मटेरियल को जलाने के कारण जो है वो बनती है और इससे कारण बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है. लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है प्रदूषण तो कम होगा ही होगा, साथ ही में जो है हम कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन की जो हम बात करते हैं तो उसका भी फ़ायदा होगा. तो यहाँ पर फ्लाई ऐश का जो यूज़ है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. इससे ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिससे कंस्ट्रक्शन में जो है काफ़ी हेल्प मिलती है. तो यहाँ पर जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनको चीपर रेट्स पर ये फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने के लिए एनटीपीसी ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है यूपी के रिहान प्रोजेक्ट पे. द फुल यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश विल बी इंश्योर्ड थ्रू दिस स्टेप. तो इस कदम के द्वारा राख का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. द एफर्ट ऑफ द एनटीपीसी विल एनेबल द फ्लाई ऐश टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रिमोट लोकेशंस टू द कंजप्शन सेंटर. तो एनटीपीसी का जो ये प्रयास है इसके द्वारा दूर दराज के स्थानों से राख को उपभोग केंद्र तक ले जाया जा सकेगा. अकॉर्डिंग टू अ डेटा 44 million tons of fly ash was used for various purposes in the financial year 2019-20. एक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 40 लाख टन राख का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था. मूविंग फॉरवर्ड, let's know something about NTPC. So NTPC is a central public sector enterprise under the Ministry of Power. तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है. इट इज़ द लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी इन इंडिया. तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है. द कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 7 नवंबर 1975. तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो 1975 में हुई थी. एंड NTPC वॉज ऑल्सो ए न्यूज बिकॉज NTPC won CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स ऑफ 2019. ओके, तो CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है 2019 का वो किसने जीता है, वो NTPC के द्वारा जीता गया था. तो NTPC इसलिए भी न्यूज़ में था. ठीक है, और जो फर्स्ट रेल बाइसिकल है, ठीक है, जो फर्स्ट रेल बाइसिकल है वो भी NTPC के द्वारा जो है हाल ही में बनाई गई थी. ठीक है, तो ये भी इसलिए भी जो है NTPC न्यूज़ में था. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. रिसेंटली विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिहान प्रोजेक्ट इन यूपी टू ट्रांसपोर्ट फ्लाई ऐश इन बल्क. हाल ही में किस कंपनी ने थोक में फ्लाई ऐश परिवहन के लिए यूपी में रिहंद परियोजना पर एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेवली, उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स. Quickly comment the correct answer. Very easy. Which company has developed an infrastructure at a Rihan project in UP to transport fly ash in bulk? Guys, keep commenting the correct answer. सही आंसर पे कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश करिए इस सेशन से. और चैनल को सब्सक्राइब करिए. आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है हिंदी में वो भी आ चुकी है, तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सही आंसर है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये बुनियादी ढांचा जो है विकसित किया गया है. आगे चलते हैं. Indian Meteorological Department has issued a red category warning for heavy rainfall in Pune and Satara districts of महाराष्ट्र. तो भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिले में भारी वर्षा के लिए एक लाल श्रेणी की चेतावनी जारी की है. अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, मुंबई, रायगढ़ एंड पलगढ़ में ऑल्सो रिसीव हैवी रेन्स. तो पूर्वानुमान के अनुसार
मुंबई, रायगढ़ और पालघर में भी भारी वर्षा हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेस 4 कोड्स टू इशू वार्निंग्स। तो भारतीय मौसम विभाग जो है चेतावनी जारी करने के लिए 4 कलर कोड का इस्तेमाल करता है, जिसमें ग्रीन का मतलब होता है कि कोई वार्निंग या फिर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, नो वार्निंग हैज़ बीन इशूड। येलो इशूड व्हेन देयर इज सीवियरली बैड वेदर, तो गंभीर रूप से खराब मौसम होने पर जो पीला वाला जो कोड है वो जारी किया जाता है। ऑरेंज और एम्बर इज इशूड व्हेन देयर इज वेरी बैड वेदर, तो बहुत ख़राब मौसम होने पर जो है ऑरेंज या एम्बर जारी किया जाता है। उसके बाद रेड इज इशूड व्हेन वेदर कंडीशन परसिस्ट विच कैन थ्रेटन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो लाल जब किया जाता है इशू जब खराब मौसम की स्थिति बनी रहती है जिससे जान और माल को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है रेड कैटेगरी की वार्निंग इशू की गई है। इसका मतलब कि जो वर्षा है वो भारी वर्षा होगी और जिसके कारण जो है जान माल को खतरा हो सकता है। टॉकिंग अबाउट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट इज़ एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। So it was founded in 1875 and its headquarters are located in New Delhi. It was responsible for meteorological observations, weather and earthquake prediction. तो ये मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है। IMD was also in news because IMD launched an app which is a weather app named मौसम। तो IMD ने जो है ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि इसने एक वेदर ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था मौसम। ठीक है, तो इस मौसम ऐप के थ्रू 450 शहर में 450 सिटीज़ में जो भी वेदर फोरकास्ट है वो किए जाएंगे और जो भी अर्ली वार्निंग है वो भी इशू की जाएंगी रिलेटेड टू डिफरेंट वेदर इवेंट्स। ठीक है, तो ये भी इसीलिए न्यूज़ में था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि IMD ने एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप का नाम क्या है, तो वो मौसम ऐप है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। IMD इशूज वेरियस कलर कोड्स फॉर रेजिंग अलर्ट अगेंस्ट अपकमिंग वेदर इवेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज नॉट मैच करेक्टली विद इट्स वार्निंग। IMD आगामी मौसम की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट जारी करने के लिए विभिन्न रंग कोड उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा रंग कोड इसकी चेतावनी के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ग्रीन नो वार्निंग, येलो सीवियरली बैड वेदर, रेड एक्सट्रीमली बैड वेदर लाइकली टू कॉज थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ब्लू बैड वेदर। हरा कोई चेतावनी नहीं, पीला गंभीर रूप से खराब मौसम, रेड बेहद खराब मौसम की वजह से जान माल को खतरा और ब्लू खराब मौसम। सो विच इज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा सही से मेल नहीं खा रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्लू। तो ब्लू कलर का इसमें कोई कोड नहीं होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज एम्बर होता है या फिर रेड होता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है और ये उन्होंने 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर जो है नेशन को जब वो एड्रेस कर रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, तब उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एम्स टू डेवलप अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है और इसकी वजह से क्या फ़ायदे होंगे? इट विल इंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट एक्सेस टू इंक्लूसिव, अफोर्डेबल एंड सेफ हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। तो इसके द्वारा सभी नागरिकों को समय पर और कुशल, समावेशी, सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की जो है पहुंच वो सुनिश्चित की जाएगी। ऑल्सो एवरी इंडियन विल बी प्रोवाइडेड विद अ हेल्थ ID कार्ड सिमिलर टू आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की तरह ही यहाँ पर प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ ID दी जाएगी। अब उस ID में क्या होगा? तो जैसे आधार कार्ड में विभिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो इसी तरह इस हेल्थ ID कार्ड में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होंगी। तो क्या होगा, क्योंकि ये हेल्थ ID कार्ड है तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी मेडिकल कंडीशन होगी किसी भी इंडिविजुअल की उसके बारे में मेंशन होगा। उसके बाद उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए हैं वो चीज़ें होंगी और क्या क्या टेस्ट हुए हैं, क्या क्या परीक्षण हुए हैं उसकी भी जानकारी वहाँ पर होगी। तो जो भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी।
मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह एंड रामनाथ कोविंद। तो इनमें से किसके द्वारा जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। उसके बाद अमित शाह कौन है? वो होम मिनिस्टर हैं। और जो रामनाथ कोविंद है वो भारत के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सून लॉन्च प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो भारत सरकार जल्द ही प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करेगी। और इसका भी जो अनाउंसमेंट है वो भी जो है अभी 15 अगस्त को ही किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एशियन लायंस और डॉल्फिन्स के लिए जो है ये लॉन्च किया जाएगा। यानी कि डॉल्फिन और जो एशियन लायन, एशिया शेर जो हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। With the success of Project Tiger and Project Elephant will be repeated by the central government। तो इसके द्वारा जो है, जो पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपको कितना याद है। मैंने कई बार बताया है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में, ठीक है। तो 1973 या 1992 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। और इनकी सक्सेस को रिपीट करने के लिए इसी की तर्ज पर जो है प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। द प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन बोथ द रिवर एंड द सी डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट जो है वो डॉल्फिन नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों पर ही केंद्रित होगा। दिस विल प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो इसके द्वारा जो है जो जैव विविधता है उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ रोजगार के जो अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एशियाटिक लायन है, ये गैंजेटिक डॉल्फिन है, ठीक है। ये जो गंगा नदी में पाई जाती है, गैंजेस रिवर में, वो ये वाली डॉल्फिन है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस नो समथिंग अबाउट डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के बारे में कुछ जानते हैं। गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। द अदर 3 आर फाउंड इन द यंगसी रिवर इन चाइना, द इंडस रिवर इन पाकिस्तान एंड द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है दुनिया की 4 मीठे पानी के डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 जो है उसमें चीन में यांगसी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजॉन नदी में पाए जाते हैं। टोटल जो है यहाँ पर 4 जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज हैं, जिसमें गैंजेस रिवर में पाई जाती है, दूसरी चाइना की यांगसी रिवर में जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, तीसरी इंडस रिवर में पाई जाती है और चौथी अमेजॉन रिवर में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है ये जो है ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। और ये जो है 2 इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पाई जाती हैं टोटल जो डॉल्फिन्स, वो 2 सब स्पीशीज में डिवाइडेड है। एक तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है और एक इंडस रिवर डॉल्फिन है। डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम होता है, इट्स साइंटिफिक नेम इज प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका है। और उसके बाद अगर हम गैंजेस रिवर डॉल्फिन की बात करें तो ये भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जानवर है। इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। The Ganges river dolphins fall under the Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act and have been declared endangered species by IUCN। तो इसका जो IUCN स्टेटस है गैंजेस रिवर डॉल्फिन का, वो जो है एंडेंजर्ड है, यानी कि लुप्तप्राय है। और इसको जो है संरक्षण दिया गया है कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। तो ये तो आपको जानते ही होंगे कि जो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम है, इसकी जो अनुसूची 1 है, इसमें कोई भी अगर स्पीशीज लिस्टेड होता है तो उसको वहाँ पे संरक्षण प्राप्त होता है। एशियाटिक लायन की हम बात करें तो दीज आर लिमिटेड टू गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। अर्लियर इट वाज आल्सो फाउंड इन वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। तो एशियाई शेर जो है वर्तमान में भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर सीमित हैं। पूर्व में ये एशियाई, पश्चिम एशियाई और मध्य पूर्व में भी
पाए जाते थे। द एशियाटिक लायंस आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। तो इनका भी जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, यानी कि लुप्त प्राय है। इट्स साइंटिफिक नेम इज पेंथेरा लियो पर्सिका। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पेंथेरा लियो पर्सिका है। Moving forward, let's see a question. The government will launch biodiversity conservation projects for which two species on the lines of Project Tiger and Project Elephant. सरकार प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर किन दो प्रजातियों के लिए जैव विविधता संरक्षण परियोजनाएं शुरू करेगी? एशियाटिक लायंस एंड डॉल्फिन्स, एशियाई शेर और डॉल्फिन, हॉर्नबिल एंड राइनोज, लेपर्ड्स एंड काउस, तेंदुआ और गाय, एशियन वाटर बफेलो एंड ब्लैक आइड बुलबुल, एशियाई जल भैंस और काली आंखों वाली बुलबुल। बहुत ईजी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एशियाटिक लायन एंड डॉल्फिन्स। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड टेक्निकल इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स टू मॉरिशस टू रिमूव बॉटलनेक्स रिलेटेड टू ऑयल स्पिल प्रोहिबिशन। तो भारत सरकार ने मॉरिशस के तेल रिसाव पर रोक लगाने संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए तकनीकी उपकरणों और सामग्री को भेजा है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस ने जो है एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक जापान का जो जहाज़ था वो फंस गया था इंडियन ओशन में, और जिसके कारण वहाँ पे तेल रिसाव हो रहा था। देयर वॉज एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ जापानीज शिप which was stranded in the Indian Ocean, and due to that Mauritius declared an environmental emergency. The ship was named MK Wakashio. It was owned by Japan and but it is registered in Panama. तो MK Wakashio नामक यह जहाज जापान के स्वामित्व वाला है, परंतु इसका जो पंजीकरण है वो पनामा में हुआ था। एंड इसीलिए जो भारत ने जो है यहाँ पे मॉरिशस को हेल्प भेजी है कि जो भी वहाँ पे समस्याएं हैं, जो भी तकनीकी जो वहाँ पर बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए भारत ने अपना जो है सहयोग दिया है। इंडियाज असिस्टेंस इज इन लाइन विद द इंडियाज पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द रिलीफ टू नेबरिंग कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। तो भारत की ये सहायता हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के मानवीय सहयोग और राहत देने की भारत की नीति के अनुरूप है। तो जो सागर विजन है, भारत का जो सागर विजन है कि जो इंडियन ओशन में जो हर देश है वो समृद्ध बने और वहाँ पर कभी भी किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत वहाँ पे सबका साथ दे। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे भारत ने जो है एक्सटेंड की है हेल्प टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशस। So this is the help being provided by India to the Mauritius. Let's see the question. Recently, the government of India has sent technical equipment and material to Dash for curbing oil spillage. हाल ही में भारत सरकार ने डैश को तेल रिसाव पर रोक लगाने संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है। श्रीलंका, वियतनाम, जापान एंड मॉरिशस। क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। श्रीलंका, वियतनाम, जापान और मॉरिशस। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत इजी है, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज मॉरिशस। और एक और मॉरिशस से रिलेटेड न्यूज़ थी यहाँ पर कि जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगनौथ, ठीक है, प्रविंद जुगनौथ और हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने साथ में मिलकर जो है इनॉग्रेशन किया था न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस का। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है मॉरिशस में उसका इनॉग्रेशन किया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पर जो मॉरिशस है वो न्यूज़ में था। चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। 4th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप कंक्लूड्स। ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोधी कार्यदल की 4थी बैठक संपन्न। द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राकेश अस्थाना एट द मीटिंग। बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व मादक पदार्थ नियंत्रक ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया। तो यहाँ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो वो राकेश अस्थाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है। इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज टू कॉम्बैट ड्रग
मिनट्स। भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना साझा करने का आह्वान किया है। ठीक है, ड्रग्स से एक चीज़ और याद आ रही है कि जो ट्रायंगल है ड्रग का, आपने सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे ये ड्रग का बहुत बड़ा स्कैम चलता है इधर जो है। इसी रीजन के कारण जो है ड्रग्स जो है पूरे वर्ल्ड में फैलते हैं। इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसिंग जोन कहते हैं। और ये जो है गोल्डन ट्रायंगल, इट कवर्स मेजरली म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस। ठीक है, मेजरली इन रीजन्स को कवर करता है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ड्रग से रिलेटेड, तो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है, जिक्र होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन को कवर करता है। एट द सेम टाइम स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। साथ ही बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस नो समथिंग अबाउट ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। ब्रिक्स इज अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज विच आर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया एक समूह है। ओरिजिनली द फर्स्ट 4 वर क्लासिफाइड एज ब्रिक इन 2006। तो 2006 में इनको जो है ब्रिक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो है जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 में, तो इट बिकेम ब्रिक्स। मूल रूप से 2006 में पहले 4 को ब्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद से यह ब्रिक्स बन गया। टुगेदर दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 30% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो हम देख सकते हैं कि जो टॉप की जो कंट्रीज़ हैं, टॉप की 5 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, तो उसमें जो है भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं और ब्राज़ील भी है। तो इन देशों की वजह से जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये ब्रिक्स टोटल मिलके जो है वो 42% जो संख्या है पूरे देश की उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद 30% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया का जो एरिया है और जो ब्राज़ील का एरिया है और चाइना का भी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसीलिए लगभग पूरा जोग्राफिकल एरिया उसका 30% यहाँ पर कवर होता है। फिर जो टोटल ट्रेड है ग्लोबल, वहाँ 18% भी वही देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। रिसेंटली द 4th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एंटी ड्रग टास्क फोर्स वॉज हेल्ड। हाल ही में ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोगी कार्यदल की 4थी बैठक संपन्न हुई। चाइना इज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। चीन ब्रिक्स समूह में सबसे अंत में शामिल होने वाला देश है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, सत्य है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. Quickly comment the correct answer, very easy. The correct answer is option A, that is 1 only. Guys comment करते रहिए आंसर, वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट 2 गलत है, बिकॉज चाइना वॉज नॉट द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। लास्ट में किसने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को? साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। ठीक है, कब किया था? 2010 में किया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको ये याद रहे। आगे चलते हैं। द नशा मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। द कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड विद द एम ऑफ कर्बिंग द मीनिंग्स ऑफ ड्रग एडिक्शन इन इंडियन सोसाइटी। तो इस अभियान की शुरुआत भारतीय समाज में मादक पदार्थों की लत के खतरे को रोकने के उद्देश्य से की गई है। तो आपको जैसे पता होगा कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर रीजन्स हैं, इधर राजस्थान, पंजाब, देन उधर जो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो उधर से जो है ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। और
कोशिश की जा रही है यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ड्रग एडिक्शन को बढ़ाने की, ठीक है, कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा। तो आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे इसीलिए जो है नशा मुक्त भारत कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, क्योंकि पूरे भारत में 272 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, संवेदनशील ज़िले हैं जहाँ पर ये जो है ड्रग अब्यूज़ के केसेस पाए गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गुड़गांव और बांदीपुर शामिल हैं। ठीक है, तो ये ज़िले जो हैं इसमें शामिल हैं। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड वेयर दिस कैंपेन विल बी कैरिड आउट। एंड प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर हैज़ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सब्सटेंस अब्यूज़ केसेस। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मादक द्रव्यों के सेवन के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। अंडर दिस प्रोग्राम एम्फेसिस विल बी लेड ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता पैदा करने पर बल दिया जाएगा। Recently, in which union territory has the नशा मुक्त भारत कैंपेन बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। सो क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर? इजी है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू और कश्मीर। मूविंग फॉरवर्ड, तो जम्मू कश्मीर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन थी। अभी जम्मू कश्मीर एक और वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ के जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम कहेंगे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जीसी मुर्मू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनको अभी क्या बना दिया गया है? कैग बना दिया गया है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अब जो करंट एलजी हैं जम्मू और कश्मीर के, वो कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। करंट एलजी कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगली न्यूज़ देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च सृजन पोर्टल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है। इट इज़ वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल विच अलाउ सेलर्स टू टेक गुड्स फॉर इंडियनाइजेशन। तो ये वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है। दिस इज एन इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन लाइन विद द मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी। यह रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के अवसर के अनुरूप में एक पहल है। सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विल नॉट ओनली मीट द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बट विल ऑल्सो बूस्ट एक्सपोर्ट्स। तो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता से न केवल घरेलू आवश्यकता पूरी होगी बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक लिस्ट जारी की थी 101 आइटम्स की, जिनका जो इम्पोर्ट है उस पर रोक लगाई जाएगी और उन चीज़ों की कोशिश की जाएगी कि भारत में ही जो है उसका उत्पादन किया जाए, उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जाए, मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट किया जाए। और साथ ही में यहाँ पर एक और वजह से जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NIIO। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NIIO, यानी कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन नेवी के लिए जो है सेटअप की गई है अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। एंड दिस एम्स टू ब्रिज द टेक्नोलॉजिकल गैप थ्रू इनोवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि जो गैप है इनोवेशन और इन्वॉल्वमेंट में, उसको जो है ब्रिज किया जाए। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको इनोवेशन के द्वारा जो है वो ब्रिज किया जाए। यहाँ पर ये इसका एम है, NIIO स्टैब्लिश की गई। ठीक है, और यहाँ पर अब एक पोर्टल लॉन्च किया गया, सृजन पोर्टल, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसको प्रमोट करने का एक जो है स्टेप। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द सृजन पोर्टल। हाल ही में सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। गाइज, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, या फिर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारा जो है 1-to-1 सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पर जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से जो है इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और साथ ही जो है क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, let's see the next news. Researchers at ISRO and IISc Bengaluru developed a permanent process for making space bricks on the lunar surface. ISRO और IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया जो है वो विकसित की है। Under this process, load-bearing bricks can be made using lunar soil, bacteria and guar beans. इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो चंद्र मिट्टी है, बैक्टीरिया है और जो ग्वार की फलियां हैं उसका इस्तेमाल करके जो है बाहर वहन ईंट बनाई जा सकती है। इन दिस न्यू प्रोसेस, यूरिया डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन कैन बी यूज्ड बाय मिक्सिंग विद ल्यूनर सॉइल टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑन द मून। तो इस नई प्रक्रिया में मानव मूत्र से प्राप्त यूरिया का उपयोग चंद्रमा पर संरचना बनाने के लिए चंद्र मिट्टी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। Guar gum is used instead of cement. This will significantly reduce total expenditure and will also reduce carbon footprint. तो यहाँ पर जो है सीमेंट की बजाय ग्वार गम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके कारण जो है जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कुल व्यय है उसमें कमी आएगी और साथ ही जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होंगे। The space bricks can be used in future for structures to inhabit the lunar surface. तो अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास संरचनाओं के लिए किया जा सकता है। Shipping bricks from Earth is not feasible as it takes 7.5 lakh rupees to transport 1 pound of construction material. पृथ्वी से ईंटों को भेजना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि 1 पाउंड की निर्माण सामग्री के परिवहन में 7.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 1 पाउंड का अगर जो निर्माण सामग्री अगर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा चंद्रमा की सतह पर तो क्या होगा, उससे 7.5 लाख का खर्चा आएगा। तो अगर इस तरह का जो ये सफल हो जाता है परीक्षण जो किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि ग्वार गम का इस्तेमाल करके, ग्वार की फलियों का इस्तेमाल करके, फिर जो बैक्टीरिया है और जो ल्यूनर सॉइल है उसका इस्तेमाल करके अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जा सकता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। Moving forward, let's see a question. Which of the following statements is not true? Researchers at ISRO and IISc Bengaluru have developed a permanent process for making space bricks on the lunar surface. ISRO और IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। Under this process, load-bearing bricks can be made using lunar soil, bacteria and guar beans. इस प्रक्रिया के अंतर्गत चंद्र मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन ईंटें बनाई जा सकती हैं। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन सा सत्य नहीं है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले में कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। खासकर जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वो धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पर मूव कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। और एसएससी सीजीएल में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन वो जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म की, मतलब जैसे मल्टीपल ऑप्शंस के फॉर्म में उनको दे रहे हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़. Union Territory of Puducherry celebrated the 59th anniversary of De jure Day on 16 August. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 16 अगस्त 2020 को दे ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई। The University of Puducherry celebrated the 59th anniversary on 16th of August. De jure means the legal merger of the Union Territory with the Union of India. तो de jure का अर्थ है भारतीय संघ के साथ प्रदेश का कानूनी विलय। तो जिस दिन ये हुआ था, ये 16 अगस्त को हुआ था, तो इसीलिए जो है इसको मनाया जाता है। ऑन 18 अक्टूबर 1954 पुडुचेरी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस ऑन द बेसिस ऑफ अ रेफरेंडम। 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर पुडुचेरी फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था।
But the treaty signed between France and the government of India was ratified by the French Parliament on 16th of August 1962. लेकिन जो फ्रांस और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर संधि हुई थी, इसकी पुष्टि फ्रांसीसी संसद के द्वारा 16 अगस्त 1962 को की गई थी। इसीलिए जो है ये डे जो डे है वो 16 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो एक रेफरेंडम हुआ था 18 अक्टूबर 1954 को, ये रेफरेंडम एक जगह है कीजूर पुडुचेरी में, यहाँ पर ये हुआ था। और इसको इवेंट को याद करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर एक मेमोरियल भी बनाया गया, कीजूर मेमोरियल। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कीजूर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो इट इज़ लोकेटेड इन पुडुचेरी। टॉकिंग अबाउट पुडुचेरी, इट इज़ वन ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये भारत की 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये देखिए पुडुचेरी की आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं मैप में। इट इज मेड अप ऑफ 4 रीजन्स ऑफ प्रिसीडिंग फ्रेंच इंडिया, पुडुचेरी, कराईकल, यनम एंड माहे, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। ये पूर्व फ्रांसीसी भारत के 4 क्षेत्रों पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे से मिलकर बना हुआ है। और इसका जो नाम है वो सबसे बड़े जिले पुडुचेरी के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? पी नारायण स्वामी है। पी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर अभी गवर्नर कौन है? पुडुचेरी में कौन है गवर्नर अभी? एलजी कौन है पुडुचेरी में? बहुत इजी है, किरण बेदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी सेलिब्रेट्स डीज्योर डे एवरी ईयर ऑन डैश। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी हर साल किस दिन डीज्योर दिवस मनाता है? 17 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त एंड 15 ऑफ अगस्त। जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 16 ऑफ अगस्त। इनॉग्रेशन ऑफ डायरेक्ट टेलीफोन सर्विसेज बिटवीन इजराइल एंड द यूएई। इजराइल और यूएई के बीच प्रत्यक्ष टेलीफोन सेवाओं का उद्घाटन। गाइज आई नो आज का सेशन काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन बस कुछ ही न्यूज़ बची हैं। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अगर ये न्यूज़ मिस हो जाएंगी तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, फिर आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर रिविजन करोगे तो कहोगे तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। द 2 countries हैव रिसेंटली रीच्ड हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। दोनों देशों ने हाल ही में संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। तो यहाँ पर अभी यूएई और इजराइल के बीच में डायरेक्ट टेलीफोन सर्विसेज जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। और ये जो है क्यों हुआ है? क्योंकि अभी यूएई और इजराइल के बीच जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो पीस एग्रीमेंट है वो दोनों के साथ जो है वो साइन होगा, दोनों के मध्य। और इसकी वजह से जो काफ़ी टाइम से जो रिलेशंस हैं उनको सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। दिस एग्रीमेंट विल बी नोन एज द अब्राहम एग्रीमेंट। इस समझौते का नाम जो है अब्राहम समझौता रखा जाएगा। और इसमें जो है जो ये डील है वो यूएस के द्वारा ब्रोक की गई है। तो यूएस ने इसमें मध्यस्थता की है डील में। द एग्रीमेंट केम आफ्टर अ लेंदी डिस्कशन बिटवीन इजराइल, यूएई एंड यूएस। तो इस समझौते में इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच काफ़ी लंबी वार्ता के बाद जो है ये फाइनल अनाउंसमेंट किया गया। अंडर द डील इजराइल हैज़ एग्रीड टू सस्पेंड द टेरिटोरियल एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। तो इस समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के क्षेत्र अनुबंध को निलंबित करने के लिए सहमत हो गया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी आता है कि यूएई जो है, यूएई इट इज़ द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट, ठीक है, जो खाड़ी अरब देश है उस वो पहला ऐसा अरब देश है। और तीसरा थर्ड अरब कंट्री है। इट इज़ द थर्ड अरब कंट्री विच हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। तो जिसने जो इजराइल के साथ जो है ऐसे संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हुआ है। बिफोर यूएई, इजिप्ट एंड जॉर्डन,
These two countries have established diplomatic ties with Israel. तो यूएई से पहले जो दो अरब कंट्रीज़ हैं यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन, इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में जो है यहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो इसराइल के साथ इस्टेब्लिश किए थे. तो ये जो फैक्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग वेस्ट बैंक के बारे में जानते हैं. तो इट इज़ अ जोग्राफिक रीजन नियर द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया विच इज़ बाउंडेड बाय जॉर्डन इन द ईस्ट एंड इजराइल ऑन द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ. तो यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, वेस्ट बैंक एक साइड से तो यहाँ पे आप देखेंगे जॉर्डन से घिरा हुआ है और बाकी तीनों साइड में नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में ये पूरा इजराइल से घिरा हुआ है. ठीक है, वेस्ट बैंक का जो क्लेम है वो फ़लस्तीन के द्वारा किया जाता है कि ये उनका एरिया है, बट यहाँ पर जो है इजराइल है वो इस क्षेत्र में अपना जो है अनेक्सेशन करना चाहता है. वो इस क्षेत्र में जो है अपना इसको कब्जा करना चाहता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है जो समझौता हुआ है, जो इस पर जो फाइनल अभी साइन होनी है डील, इस समझौते का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें यही कहा है इजराइल ने कि वो अभी जो है अभी के लिए जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन है वेस्ट बैंक का उसको सस्पेंड करता है, लेकिन उसने अपना क्लेम नहीं छोड़ा है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इजराइल अभी भी क्लेम कर रहा है कि जो वेस्ट बैंक है वो इजराइल का पार्ट है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द क्वेश्चन. रिसेंटली विद विच कंट्री हैज़ इजराइल मेड अब्राहम एग्रीमेंट. हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ अब्राहम समझौता किया है? इंडिया, चाइना, यूएई एंड रशिया. भारत, चीन, यूएई या फिर रूस, किसके साथ किया है? बहुत ईजी आंसर है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूएई. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़. फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड उत्तर प्रदेश मिनिस्टर चेतन चौहान पास्ड अवे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है. वो 73 ईयर्स के थे एंड ही वॉज द मिनिस्टर फॉर मिलिट्री वेलफेयर, होम गार्ड्स, पीआरडी एंड सिविल सिक्योरिटी इन द यूपी कैबिनेट. चौहान जो है यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होम गार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे. ही वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा ट्वाइस इन 1991 एंड 1998 फ्रॉम अमरोहा इन उत्तर प्रदेश. वो 1991 और 1998 में 2 बार उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा के लिए चुने गए थे. ड्यूरिंग अ 12-year लॉन्ग क्रिकेट करियर, चौहान प्लेड 40 टेस्ट, स्कोरिंग 2084 रन्स विद 16 हाफ सेंचुरीज एंड 2 विकेट्स. 12 साल के लंबे क्रिकेट करियर के दौरान चौहान ने 40 टेस्ट खेले जिसमें 16 अर्धशतक के साथ 2084 रन बनाए गए. ही वॉज अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड इन 1981. उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. मूविंग फॉरवर्ड, ये चेतन चौहान है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. रिसेंटली चेतन चौहान पास्ड अवे. विच फील्ड डिड ही बिलोंग टू. हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया. वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो खेल से संबंधित थे, राजनीति से संबंधित से, उपरोक्त दोनों संबंधित से या किसी से भी संबंधित नहीं थे. तो क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ईजी है. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. उपरोक्त दोनों, वो खेल और राजनीति दोनों से ही संबंधित थे. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड द डेली करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ 18 अगस्त. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको डेली करंट अफेयर्स सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप इसको रोज़ाना फॉलो कर रहे होंगे. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट. फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच.